लोस्ट स्प्रिंग, ये हमारा फ्लेमिंगो चैप्टर 2 है, फ्लेमिंगो किताब से दूसरा ये चैप्टर है। लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खो गए बचपन की कहानी। बहुत ही प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग। और द लोस्ट स्प्रिंग भी नहीं है, द लोस्ट स्प्रिंग होता तो किसी एक के खोए हुए बचपन की बात होती। ये बहुत सारे बच्चे जिनका बचपन खो गया है, जिम्मेदारियों के तले दब गया है, उसकी कहानियां हैं। दो बच्चों की कहानी है यहाँ पर, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ पर अनीस जूंग बच्चों के, उनकी गरीबी, उनके खोए हुए बचपन और चाइल्ड लेबर, समाज में असमानताएं, इन सब चीजों का जिक्र करती हैं। Anish Jung 1944 was born in Raurkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. राउरकेला में पैदा हुई, हैदराबाद में बड़ी हुई। She received her education in Hyderabad and in United States of America. हैदराबाद से पढ़ी और बाद में यूएस से भी पढ़ी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, माँ बाप दोनों ही राइटर्स थे। तो अनीश जूंग के ब्लड में, आप कह सकते हैं उसके खून में राइटिंग था, और उन्होंने ये चैप्टर जो लिखा है। अनीश जूंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। हिंदुस्तान में उन्होंने राइटिंग का करियर शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर, कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए भी वो लिखती हैं। हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, कुछ किताबें लिखी हैं उन्होंने। और द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। खोए हुए बचपन की कहानियां, खोया हुआ बसंत टाइटल से जो किताब है उसमें से ली गई है। हियर शी एनालाइजेस द ग्रीडिंग पॉवर्टी, एक ऐसी गरीबी जो बच्चों को कुचल देती है। ट्रेडिशंस ऑफ विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी परंपराएं जो उम्र भर बच्चों को एक्सप्लॉइट करती हैं। ये देखिए तस्वीर, यहाँ दो बच्चे टीनेजर्स हैं और वो कचरा बीन रहे हैं, कचरे में से कुछ ढूंढ रहे हैं। तस्वीर को ध्यान से देखिए, दूर एक कार खड़ी है जो उनकी आंखों से शायद साफ नजर भी नहीं आ रही है। ये सब चीजें जो पिक्चर में दिखाई थी वो इस चैप्टर में घटित होंगी। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, बहुत बड़ा सिंबॉलिक सेंटेंस है ये अपने आप में। क्यों? क्योंकि एक ऐसा लालच, क्या पता कब कहां क्या मिल जाए, ये बहुत बड़ा एक लालच है अपने आप में। एक दिन किसी बच्चे को कचरे में अगर 1 रुपया मिल गया तो ना जाने कितने दिन वो कचरे में ढूंढता रहेगा। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब। साहेब नाम के बच्चे से ऑथर पूछती हैं, जो मेन यहां पर स्पीकर है प्रोबेबली ऑथर ही हैं, और वो पूछती हैं कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो साहेब। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में से जो एक बच्चा हर रोज सोना ढूंढ रहा होता है। यहां पर सोना सिंबॉलिक है, यानी कि कुछ पैसे ढूंढ रहा होता है, कचरे में से वो चीजें जो बिक जाएंगी वो ढूंढ रहा होता है। उस बच्चे से पूछती हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, और राइटर ने यहां पर हाउस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, होम शब्द का इस्तेमाल किया है। भावनाएं जुड़ी हुई वो इमारत जहां पर उसे अपना घर बोला जाता था, साहेब उस घर को बहुत पहले छोड़ चुका है। सेट अमिडस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेत। हिज होम वॉज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, ढाका के हरे भरे खेत अब वो शायद उसकी यादाश्त से भी पार चले गए हैं। There were many storms that swept away their fields and homes, बहुत सारे तूफान आए और उन तूफानों ने
उनके खेतों को, उनके घरों को तबाह कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उस बच्चे को तो याद नहीं है, कई बार उसकी माँ उसे याद करवाती है कि हमारे खेत और हमारे घर तूफान में उजड़ गए थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने अपने घर छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब पैसा ढूंढ रहा है, किस्मत ढूंढ रहा है, गोल्ड ढूंढ रहा है कचरे में, एक बड़े शहर में जहां वो आ गया है। और वो आ गया है दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। वो बुदबुदाते हुए कहता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। वो पूछने वाली ऑथर से आंखें भी नहीं मिलाता है, लुकिंग अवे। देखिए, इन दो शब्दों के माध्यम से उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है ऑथर ने, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. स्कूल जाया करो, मैंने बड़े आराम से, बड़ी सहजता से उस बच्चे से कहा, लेकिन तुरंत मैंने महसूस किया कि मेरी ये सलाह कितनी खोखली है। किसी ऐसे बच्चे को जिसके पास शायद 2 वक्त की रोटी भी ना हो, उसको ये कहना कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर वो मेरे पड़ोस में कभी स्कूल बनाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, ऑथर पूछती हैं, अगर मैं स्कूल खोल लूं, विल यू कम? आई आस्क हाफ जॉकिंग, बस अधूरा सा मजाक करते हुए ऑथर या राइटर पूछती हैं कि अगर मैं स्कूल खोल लूं, क्या तुम मेरे स्कूल आओगे? यस, ही सेज, हाँ आऊंगा, स्माइलिंग ब्रॉडली। और अच्छी खासी मुस्कान उस बच्चे के चेहरे पे आ जाती है। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? कुछ एक दिनों बाद जब वो बच्चा मुझे दोबारा मिलता है, दौड़ करके मेरे पास आता है और पूछता है, इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? आई इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनने में टाइम लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेंट, जो पूरा नहीं हो सकता था, ऐसा झूठा वादा किया मैंने, और उस झूठे वादे के कारण अब ऑथर थोड़ी शर्मसार हो रही है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उस बच्चे की अंधेरी दुनिया में ऐसे वादे जैसा मैंने किया था, बहुत सारे वादे उनको देखने को मिलते होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीने हो गए जब से मैं उसे जानती हूं, और अब मैंने उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? साहिब आलम, साहिब आलम, ही अनाउंसेस। उस बच्चे ने बताया, मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, बच्चे से पूछा, साहिब आलम का मतलब क्या होता है? उसे मालूम नहीं है, वो कहता है मालूम नहीं है मुझे। ही डज नॉट नो। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इसका मीनिंग मालूम होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक, साहिब आलम, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर बच्चे को पता होता तो बच्चा निश्चित तौर पर बड़ा शर्मिंदा होता, विश्वास ना करता कि मेरे नाम का ये मतलब है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसे पता नहीं उसके नाम का मीनिंग क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वहां की गलियों में भटकता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक ऐसे बच्चों की फौज जिनके पैर में चप्पल भी नहीं है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, जो सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह पक्षियों की तरह आते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम,
कुछ ही महीनों में मैं उन सब बच्चों को पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मेरी माँ ने अलमारी में से उतार करके नहीं दी। ही आंसर सिंपली। वो बच्चा बड़ी ही सरलता से मेरे सवाल का जवाब देता है कि मेरी माँ ने वहां से उतार करके नहीं दी। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स एनदर। दूसरा बच्चा उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अगर इसकी मां उतार करके भी देती तो ये उन्हें फेंक देता। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। दूसरा वो बच्चा ऐसा कमेंट करता है जिसने दो अलग अलग प्रकार के जूते पैरों में पहन रखे हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने उसे कहा कि तुम्हारे दोनों पैरों में दोनों जूते अलग अलग हैं, तो वो अपने पैरों को शफल करने लगा और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय। और उन्हीं बच्चों की जुंडली में एक तीसरा बच्चा कहता है मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। अब तक के जीवन में उस बच्चे ने कभी भी अपने जूते नहीं पहने हैं, उसके पास जूते हैं ही नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फूट। पूरे इलाके में घूमते हुए मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। शहर में भी गरीब बच्चे और गांवों में तो बहुत सारे बच्चे बिना जूतों के घूमते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। सिर्फ बात यह नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं होते, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट। कुछ लोगों में परंपराएं भी होती हैं कि वो नंगे पैर चलते हैं। इज वन एक्सप्लेनेशन। कुछ एक लोग ये कहते हैं कि परंपराओं के तहत कुछ लोग नंगे पैर चलते हैं। जैसे जैन धर्म में मानते हैं कुछ लोग के व्रत के टाइम वो लोग बेयर फूट चलते हैं ताकि उनके पैरों के नीचे आकर के कोई जानवर ना मर जाए, चींटी इत्यादि। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। बहुत सुंदर फ्रेज है ये। इस चैप्टर का अगर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो ये फ्रेज जरूर लिखें, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ऑथर कहती हैं कि शायद ये एक्सक्यूज है इस बात का। परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा रहने वाली, स्टेट ऑफ पॉवर्टी गरीबी की स्थिति, हमेशा रहने वाली, कभी ना मिटने वाली गरीबी की स्थिति। I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे याद है उडीपी के एक आदमी ने मुझे एक कहानी बताई थी। As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. एक छोटे बच्चे के तौर पर उस आदमी ने मुझे बताया कि वो एक छोटे बच्चे के तौर पर मंदिर के पास से स्कूल जाता था, उस मंदिर के पास से जहां पर उसका फादर एक प्रीस्ट था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. कुछ एक पलों के लिए वो मंदिर में रुकता और भगवान से दुआ करता, हे भगवान मुझे जूते दे दो। 30 years later, 30 साल बाद, I visited his town and the temple. मैंने उनके यहाँ कस्बे में और मंदिर में विजिट किया, which was now drowned in an air of desolation. और वो मंदिर अब लगभग जीर्ण शीर्ण हो चुका था। इन द बैकयार्ड, और पीछे वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां एक और पादरी रहता था, एक और प्रीस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स वहां पर थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks, shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक छोटा बच्चा जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, सॉक्स पहन रखी थी, जुराबें पहन रखी थी, शूज पहन रखे थे, फूले हुए सांस के साथ तेजी से दौड़ता हुआ आया, अपना बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर another boy had made to the goddess
when he had finally got a pair of shoes. मुझे याद है उस बच्चे की प्रेयर, एक दूसरे बच्चे की प्रेयर, जिसने भगवान से प्रार्थना की, देवी से प्रार्थना की, और फाइनली उसे एक जूतों का जोड़ा मिल गया. लेट मी नेवर लूज देम. जो जूतों का जोड़ा मिल गया तो देवी से प्रार्थना क्या की? हे भगवान, हे देवी जी, मेरे ये जूते कभी खो ना जाएं. द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. गोडेस ने भी उसे आशीर्वाद दे दिया जो उसने मांगा था. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज. और वो प्रीस्ट के बच्चे अब जूते पहनते थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. हालांकि उस प्रीस्ट के बच्चों को तो जूते नसीब हो गए, और बहुत सारे और रैग पिकर्स जिनको मैं जानती थी, उस तरह के और बहुत सारे बच्चे जो मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में थे, रिमेन शूलेस. वो अभी भी बिना जूतों के जिंदगी बसर करते थे. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. नंगे पैर के वो कचरा बीनने वाले बच्चे, उनके साथ मेरी एक्वेंटेंस मतलब जानकारी, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे ले जाती है सीमापुरी. टू अ प्लेस ऑन द पेरिफ्री. पेरिफ्री का मतलब बाहर की बॉर्डर ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. ये जगह सीमापुरी दिल्ली के बाहरी इलाके में, दिल्ली से हालांकि बहुत दूर, मेटाफोरिकली. दरअसल दिल्ली का बाहरी किनारा दिल्ली से कोई दूर नहीं है, फिर भी दिल्ली से बहुत दूर क्यों कहा है ऑथर ने इसको? प्रतीकात्मक तौर पर बहुत दूर है वो, मेटाफोरिकली बहुत दूर है. क्यों? दिल्ली में तो बहुत डेवलपमेंट है, वहां तो बड़े वीआईपी लोग भी रहते हैं, लेकिन ये लोग जो सीमापुरी के लोग हैं बहुत गरीबी में जीते हैं, और वो इलाका दिल्ली के बहुत नज़दीक होकर भी दिल्ली से बहुत दूर ऑथर ने इसलिए बताया है. अगर आज की बात करें, जिस वक्त 2026 में हम ये बात कर रहे हैं, 2026 की बात करें तो 2026 में ये जो सीमापुरी इलाका है दिल्ली का, ये दिल्ली के काफ़ी मतलब बीच में आ गए. इसके बाहर और बहुत सारी कॉलोनीज बन गई हैं. अब ये दिल्ली के बाहरी पेरिफेरी पर नहीं रहा. दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. 1971 में जब बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग होकर के बांग्लादेश एक अलग देश बना, उस वक्त की मारकाट में बहुत सारे लोग यहाँ आ गए और यहाँ के झुग्गीवासी बन गए. तो उन झुग्गीवासियों में 1971 में आने वाले लोगों में साहिब फैमिली इज अमंग देम. साहिब का फैमिली भी एक था. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस. उस वक्त की बात करें तो सीमापुरी बिल्कुल वीरान जगह थी. इट स्टिल इज, आज भी वीरान है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन अब वो पहले की तरह खाली नहीं है. पहले वहां पर बहुत कोई रहता नहीं था, अब लोग बहुत रहते हैं. द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी से बने हुए वो मकान, द रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, तिरपाल से बने हुए, टिन से बनी हुई छतें डिवॉइड मतलब वंचित, डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवर सिस्टम से रहित, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ना पीने का पानी और ना ड्रेन का कोई सिस्टम. लिव 10,000 रैग पिकर्स. कल्पना कीजिए आप कि 10,000 कचरा बीनने वाले लोग वहां रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स. पिछले 30 साल से रह रहे हैं. इसका मतलब ये 1971 और 30 साल से रह रहे हैं, तो लगभग आप मानिए कि 2000 के आसपास ये स्टोरी लिखी गई होगी. और आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, आज बात 56 साल पुरानी हो चुकी है. विदाउट एन आइडेंटिटी, सीमापुरी के लोग जिनकी कोई पहचान नहीं है, विदाउट परमिट्स, उनके पास रहने का कोई परमिट नहीं है, बट विद राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड बना दिए गए हैं. राइटर ने बहुत सुंदर व्यंग्य किया है कि दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट. उसने और किसी चीज का नाम नहीं लिया, उसने नाम लिया वोटर लिस्ट का. नेता लोगों के वोट
पक्का करने के लिए ये वोटर का काम करते हैं। इनको थोड़े बहुत पैसे दे करके वोट खरीद लेते हैं और अपने सिट्टे सेकते हैं और अपना काम चलाते हैं पॉलिटिशियंस। इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास वोटर लिस्ट में इनका नाम शामिल कर दिया गया है। इनेबल देम टू बाय ग्रेन, सस्ता अनाज उस राशन कार्ड के सहारे इनको मिल जाता है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। वो लोग कहते हैं हमने आधार कार्ड का क्या करना है, हमें पहचान नहीं चाहिए, हमें तो बस सर्वाइवल चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, if at the end of the day, अगर एक दिन के अंत में यानी कि शाम तक वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अपने परिवार का पेट भर दें, गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना खाली दर्द करते हुए पेट के अगर हम अपने बिस्तर पर पहुंच जाएं, वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहीं रहेंगे। मतलब खाने को मिल जाए बस तो हम यहीं रहेंगे। इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, लिव हियर देन, हम उन हरे भरे खेत जो हमें अनाज, पेट भर अनाज नहीं दे पाते थे, उनके मुकाबले हम यहां रहना पसंद करेंगे। से ए ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड साड़ीज का मतलब फटी हुई साड़ियां पहनी औरतों के ग्रुप ने ऑथर को बताया, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। बांग्लादेश, जहां के हरे भरे मैदान, जहां की बहती नदियां, वो सुंदर लैंडस्केप छोड़ करके ये लोग यहाँ क्यों आ गए, पूछा तो औरतों ने जवाब दिया कि वो खेत हमें पेट भर खाना नहीं दे सकते थे, उसके मुकाबले यहाँ कम से कम खाना तो मिलता है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उनको भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहीं पर अपना टेंट गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और उनके टेम्परेरी अस्थायी घर बन जाते हैं वो टेंट्स। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन टेंट्स में बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, अपने परिवार के साथ सर्वाइवल के हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब सीधा सीधा है कि आप कचरा बीनते हैं, रैग पिकिंग करते हैं। थ्रू द ईयर्स, इतने सालों में, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इतने साल कचरा बीनते बीनते यूं हो गया है कि इन लोगों ने इसको एक शानदार आर्ट का रूप दे दिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इन लोगों के लिए तो कचरे के वो ढेर सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, उनका हर रोज की रोजी रोटी है। ए रूफ ऑफ देयर हेड्स, उनके सिर पर छत देती है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, छत है चाहे वो टपकती छत भी क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, बच्चे के लिए तो इसका और भी बड़ा मीनिंग है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, कई बार मुझे 1 रुपया कचरे में मिल जाता है। इवन ए 10 रुपीज नोट, कई बार तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। कई बार गलती से कोई आदमी रफ रद्दी कागजों के साथ गलती से 10 रुपए का नोट अगर डस्टबिन में फेंक दे और कचरे में पहुंच जाए और उस बच्चे को मिल जाए, ऐसा कभी हुआ होगा। साहेब सेज, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, ऑथर ने ये बात जो कही है बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिब को, साहिब बताता है ऑथर से, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो ये बताता है कि कई बार तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। एक बार 10 रुपए का नोट आपको मिल गया तो आप फिर से 10 रुपए का नोट पता नहीं कितने साल बाद जाकर के मिलेगा, लेकिन उसकी तलाश में हर रोज मर मर के जीते हैं। हाँ जी हाँ, यही गरीब की दुर्दशा है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। ऑथर ने भी यही बात कही है जो मैं आपसे बता रहा हूं कि एक बार आपको सिल्वर कॉइन क्या मिल गया कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, तो तुम वो कचरा बीनना नहीं छोड़ते हो। फॉर देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर, क्योंकि और उम्मीद रहती है। एक शब्द होता है स्कैवेंजर, स्कैवेंजर, ये शब्द भी आप देखिएगा, इसका मतलब भी होता है ब्रिंगिंग समथिंग इंपॉर्टेंट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना, स्कैवेंजर्स। तो
होप ऑफ फाइंडिंग मोर। एक बार सिक्का क्या मिला कि बार बार ढूंढने की कोशिश करते। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि उन बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। उनके माँ बाप के लिए जो मीनिंग है, बच्चों के लिए शायद उससे अलग मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो पता नहीं किस चीज में क्या मिल जाए, उनके लिए तो वंडर का वर्ल्ड है, और उनके एल्डर्स के लिए सर्वाइवल का वर्ल्ड है। ऑथर ने अच्छा कॉन्ट्रास्ट किया है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक सर्दी की सुबह साहिब एक फेंस के पास, जो जाली का गेट होता है उसके पास खड़ा हमारे पड़ोस के क्लब के पास, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो सफेद कपड़ों वाले यंग मैन प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे, उनको देख रहा था साहिब। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम अच्छा लगता है। ही हम्स, बताता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो सिर्फ बेचारा उस फेंस के दूसरी तरफ खड़े होकर देखने में ही संतुष्ट हो जाता है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, मैं वहां अंदर भी चला जाता हूं ग्राउंड में जब कोई और नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूले पर झूलने देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं जो बड़ा अजीब लग रहे हैं, क्योंकि उसकी डिसकलर्ड शर्ट का कलर फेड हो गया है, उसकी निक्कर है और फेडिड शर्ट है, और उनके साथ उसने टेनिस शूज पहन रखे हैं जो कि बड़े अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए थे ये जूते। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करते हुए साहिब ऑथर को बताता है, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। वो कहता है हकीकत ये है कि ये किसी अमीर बच्चे के रिजेक्ट किए हुए, डिस्कार्ड किए हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, शायद उसने इन फटे हुए जूतों को पहनने से इनकार कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि एक जूते में कहीं एक छेद हो गया है। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये छेद किसी तरह से भी साहिब को परेशान नहीं कर रहा है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फूट, एक ऐसा बच्चा जो हमेशा नंगे पैर चला है, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, जिसने बेचारे ने कभी जूते पहने ही नहीं हैं, उस बच्चे के लिए जूते होने चाहिए, भले ही होल उसमें हो या ना हो। भले ही होल हो तो भी उसे सपना सच हो गया लगता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, जितनी शिद्दत से वो गेम को देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो गेम उसकी रीच से बाहर है। आपको मालूम है टेनिस बहुत महंगा गेम है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह जब मैं मिली तो साहिब जा रहा था मिल्क बूथ वाले रास्ते पर। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक जो है मेटल का, स्टील का बना हुआ कैनिस्टर, यानी कि एक डिब्बा था। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, इस रोड के नीचे उधर मैं अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूं। ही सेज, साहिब ने ऑथर को बताया, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करके बताया कि उधर शॉप है और मैं वहां काम करता हूं। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। शायद वो ऑथर के माइंड में जो सवाल है उसका जवाब उसने, बच्चे ने दिया है। शायद ये कहता और बेहतर होता, ऑल माई मील्स एंड 800 रुपीज, लेकिन उसने जैसे बोला, ऑथर ने वैसे ही लिखा है कि 800 रुपए मिल जाते हैं और सारा दिन का खाना मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, पूछा ऑथर ने, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? आई आस्क, हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जी हाँ, नौकरी बहुत बड़ी गुलामी होती है जनाब, देखने वालों को लगता है नौकरी है इसके पास। वो बच्चा अब चाय की दुकान पे काम करने लगा है तो वो केयर फ्री लुक उसके चेहरे से गायब हो गया है। पहले कचरा बीनता था लेकिन अपनी फ्रीडम से बीनता था, अब गैरों का गुलाम है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग,
वो मेटल का डिब्बा भारी है, देखिए कितना सिंबॉलिक सेंटेंस लिखा है। उस प्लास्टिक बैग की बजाय ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो थैला लेकर जो कचरा बीनने जाता था, उस थैले के मुकाबले ये कैनिस्टर, ये डिब्बा बहुत भारी है। द बैग वॉज हिज। कितना छोटा सा, छोटे से लोगों की छोटी सी दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा छोटा सा सेंटेंस लिखा है ऑथर ने। द बैग वॉज हिज, बैग तो उसका अपना था जिसमें वो कचरा बीनता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और डिब्बा उसका है जिसकी चाय की दुकान है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। मैंने जैसा पहले कहा, साहेब अब अपना मालिक नहीं है, अपनी मर्जी से ना आ सकता है ना अपनी मर्जी से जा सकता है, वो अब गैरों का गुलाम है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। बहुत ही सडन एक दूसरी कहानी शुरू की। हमें याद है कि जो कहानी का टाइटल था वो एक सिंगल स्टोरी ना होकर के मल्टी स्टोरीज था। बहुत सारे बच्चों की कहानी का जिक्र ऑथर ने इसके टाइटल में किया था। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, इसलिए एक बच्चे की कहानी नहीं है, कई बच्चों की कहानी है। मुकेश एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है और साहिब के बाद अब मुकेश की बात चल रही है। मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक बनूंगा और मैं कार चलाना चाहता हूं। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही अनाउंसेस। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वो जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। देखिए उस बच्चे में और इस बच्चे में अंतर है। अंतर क्या है कि वो बच्चा दूर देखते हुए बात करता था, ये आंखों में झांक कर बात करता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज। मिराज होता है मृग तृष्णा, जो चीज नहीं है ये लगता है कि हाँ वो यही है, जो चीज नहीं है यूं लगता है वो यही है। जैसे सड़क पर चलते हुए एक बहुत तेज गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा, सामने सड़क पर पानी पड़ा नजर आता है, हिरन उसको देख करके भागता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है। भागते भागते उसका गला और सूख जाता है, परंतु पानी वहां नहीं होता है। पानी मैं पी लेता हूं, मुझे एक पल की छुट्टी दीजिए। हाँ जी। Dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. चूड़ियां बनाने की हब फिरोजाबाद। दिल्ली से आप जब जाते हैं आगरा, तो आगरा से पूर्व की तरफ और आगे जाएं तो फिरोजाबाद है जहां पर चूड़ियां बनती हैं। आगरा से भी दिल्ली जितना ही दूर होगा शायद, मैं कभी गया तो नहीं हुआ, लेकिन ये बच्चा कहता है कि हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज, उसका सपना एक जो है मृग तृष्णा की तरह है। जैसे मृग तृष्णा जिसको मिराज हम बोलते हैं उसकी तरह लगता है। अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, ऐसी गलियां जहां धूल उठती है, उसका अपना कस्बा फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए जाना जाता है।